हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। बायोलॉजी में सेल का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे वर्ल्ड में वो सब सेल का बना होता है। तो सेल के बारे में हम लोग समझेंगे और सेल के टाइप समझेंगे, सेल का शेप कितना है वो समझेंगे। सेल का जो मेनली 2 टाइप्स में डिवीज़न किया गया है वो हम आगे देखेंगे, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में। तो स्टार्टिंग हमारा सेल के डेफिनेशन से होगा और सेल के बारे में पूरा जो है इंट्रोडक्शन होगा। तो सेल को बायोलॉजी में डेफिनेशन में जो दिया गया है, सेल डिस्कवर्ड जो सेल जो है वो द यूनिट ऑफ लाइफ है। द यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल डिस्कवर्ड किया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक 1665 में जो है सेल को डिस्कवर्ड किए थे। वो ऐसा कैसे कर पाए थे? तो उन्होंने क्वेरकस प्लांट में एक छोटा छोटा स्पेस देखा, क्लोजली कंपार्टमेंट जिसको कहते हैं। तो वो स्लाइड पे, कॉर्क के स्लाइड पे उन्होंने देखा कि छोटा छोटा स्मॉल कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो क्वेरकस प्लांट के कॉर्क में उन्होंने देखा। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक्चुअल में एक कॉर्क जो हमारा है वो बार्क होता है। बार्क मतलब जिसको फिर हिंदी में कहेंगे आप छाल। उन्होंने देखा कि इस बार्क में, क्वेरकस प्लांट के बार्क में, जो कॉर्क मैंने कहा है, साइंटिफिक नेम है कॉर्क, वो इस तरह का शेप बना हुआ है, क्लोजली कंपार्टमेंट। तो ये जो इन्होंने फाउंड किया रॉबर्ट हुक ने, वो उस समय जो सेल था वो डेड सेल था। मतलब अगर बोला जाए आपसे कि सबसे पहले डेड सेल जो है, मतलब सेल का जो डिस्कवर्ड हुआ था वो किसने किया था, तो आप रॉबर्ट हुक बोल सकते हैं। अगर लेकिन बोला जाए डेड सेल तो आप रॉबर्ट हुक का ही नाम लीजिएगा, क्योंकि डेड सेल के बाद लिविंग सेल का भी जो है डिस्कवर्ड किया गया था। ये डिस्कवर्ड किए थे एंटोनिए वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल का खोज किया था। फिर धीरे धीरे जो है और भी साइंटिस्ट ने इनमें सहयोग किया और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर थियोडर स्वान एंड मिथियस जैकब स्लेडन ने 1830 में सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी का मतलब कि सेल कैसे काम करता है, इसका क्या पर्पस है, इसके कुछ पोस्टुलेशन दिए गए थे, वो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है रुडोल्फ वर्चाउ का। रुडोल्फ वर्चाउ ने मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। मॉडर्न सेल थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने दिया है यहाँ पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स। मतलब वर्ल्ड में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो या तो वन सेल का बना होता है या मोर देन वन सेल्स का बना होता है। दूसरा हमारा है ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट या फंक्शन ऑफ द सेल। जो भी फंक्शंस होता है वो सेल के कारण से ही होता है। हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक यूनिट ऑफ सेल के कारण से करता है। थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ वर्चाउ ने इसमें ये पोस्टुलेशन को जोड़ा, ये सेंटेंस को जोड़ा कि और जितने भी सेल्स हैं वो जो अगर बनते हैं नए सेल, वो पहले से जो एग्जिस्ट सेल है उसके डिविजन्स होने के कारण से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो रुडोल्फ वर्चाउ का ये स्टेटमेंट ऐड होने के बाद मॉडर्न सेल थ्योरी इसका नाम दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल की बात जब होगी तो उसमें हम कहेंगे पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ जो है साइंटिफिक नेम है।
पीपीएलओ हमारा क्या है, साइंटिफिक नेम है, जिसका फुल फॉर्म आपने देखा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है इसका ये। पीपीएलओ के अंतर्गत हमने माइकोप्लाज्मा को भी लिया है। माइकोप्लाज्मा भी आप आगे और भी जब एक्सप्लेन करेंगे हम, तो वो हम समझाएंगे सेल के इस माइकोप्लाज्मा क्या होता है, वो बैक्टीरिया चैप्टर में है। जब हम पढ़ेंगे वन सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो वो किंगडम में पढ़ना है हम लोग को है। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ सेल पे रहेगा। तो माइकोप्लाज्मा भी इसको हम कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है उसकी साइज़ इसके बीच में ही होती है, वो हम साइज भी देखेंगे। इसमें सेल वाल नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में। लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच एग है, हम यहाँ तक ही देखेंगे ऑस्ट्रिच सेल, उसका फिर हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सेल। सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रो का मतलब हुआ प्रोकार्योटिक में, प्रो का मतलब प्रिमिटिव हो गया, मतलब अनमैच्योर्ड। कार्योटिक का मतलब न्यूक्लियस हो गया। तो प्रोकार्योटिक का मतलब ये हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड ना हो, मतलब न्यूक्लियस जो है पूरा डेवलप नहीं हुआ है, प्रिमिटिव फॉर्म में है वो। उसकी एग्जांपल मैंने दिया है कि प्रोकार्योटिक जो है उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया मोनेरा। मोनेरा एक किंगडम है, वो किंगडम जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम इस पर डिस्कशन करेंगे। यूकार्योटिक सेल का मतलब होता है, यू का मतलब एडवांस्ड, कार्योटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो ये यूकार्योटिक सेल जो भी होगा वो एडवांस्ड न्यूक्लियस रखेगा, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड होता है, मैच्योर्ड पोजीशन में रहता है वो। इसके एग्जांपल हैं फंगाई सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, है ना, ये सब जो है। और प्रोटेस्टा भी होता है इसका। प्रोटेस्टा मतलब 4 जो टाइप्स के किंगडम हैं, फंगी, एनिमल, प्लांट, प्रोटेस्टा, ये सब जो है यूकार्योटिक सेल्स से बने होते हैं। जबकि बैक्टीरिया मतलब जो मोनेरा से आता है वो प्रोकार्योटिक सेल का बना होता है। इसमें मैंने ये दिया है कि ऑर्गेनल्स है, राइबोसोम, इसमें जो भी ऑर्गेनल्स होंगे, प्रोकार्योटिक में जो भी ऑर्गेनल्स होंगे, ऑर्गेनल्स का मतलब पार्ट्स, सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे पिक्चर जब देखेंगे तो समझेंगे। तो राइबोसोम या कोई भी ऑर्गेनल्स जो प्रोकार्योटिक में है उसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। मेम्ब्रेन का मतलब उसमें एक तरह का जो घिराव होता है, बाउंड्री होता है, वो किसी भी प्रोकार्योटिक ऑर्गेनल्स में नहीं होता है। मतलब इसके जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो विदाउट मेम्ब्रेन होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ये नहीं होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल का हम और आगे देखेंगे जब हम उसको बताएंगे स्ट्रक्चर। तो कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने लिया है कि सेल का जो शेप जो है वो किस किस तरह का रह सकता है। वो शेप ये है, इरेगुलर शेप में भी जो है हमारा सेल पाया जा सकता है, स्पाइंडल शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर बोतल विथ कॉलर, रेक्टेंगुलर लाइक भी हो सकता है, फ्लेम सेल्स या सोलनसाइड्स कहते हैं इसको, न्यूरॉन का ऐसा शेप होता है। ये सब सेल का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है। फिर गॉबलेट सेल है, क्यूबाइडल सेल्स है, फ्लैट सेल, एपिडर्मल सेल्स है। और हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है मैमल्स में, उस सेल का जो शेप होगा वो ऐसा होगा। फ्रॉक्स का जो आरबीसी है वो इस शेप का होगा। गार्ड सेल जो हमारा है वो किडनी शेप का होता है, या इसको बिन शेप्ड भी कहते हैं। और कुछ सेल हमारा होता है डम्बल शेप का, ऐसा शेप है। और हमारा नेक्स्ट जो है वो बैसिलस, इसको बैसिलस कहते हैं। बैक्टीरिया का मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो होता है बैक्टीरिया का वो बैसिलस में होता है। ये बैसिलस का शेप हो गया। रॉड शेप्ड कहेंगे इसको। तो रॉड शेप्ड में इसको थोड़ा सा और इसको हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो
रॉड शेप्ड का शेप में ये आ जाएगा, तो बैसिलस हमारा रॉड शेप्ड कहलाया गया। मतलब ये सब सेल का जो है शेप है जो हम देख रहे हैं। फिर है विब्रियो, ये कोमा शेप जैसा लगता है, ऐसा शेप में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। आई मीन सेल का डिज़ाइन ऐसा हो सकता है। और फिर स्पायरल है, स्पायरल में देख रहे हैं मूवमेंट है लाइक स्प्रिंग। तो देर आर वैरायटी ऑफ शेप्स, ऐसे बहुत सारे शेप्स के मिलेंगे आपको सेल का, वो हम देखेंगे हम। तो सेल का बहुत सारा शेप हमने देखा। हमारा टॉपिक है प्रोकार्योटिक सेल कैसा होता है, उस पर देखेंगे हम लोग। प्रोकार्योटिक सेल में जो ग्रुप्स मैंने बनाया है माइकोप्लाज्मा का, इसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है, ये सब ऑर्गेनिज्म है। पीपीएलओ, अभी पहले फुल फॉर्म बताया पीपीएलओ का। फिर वायरस है, फिर यूकार्योटिक सेल, आरबीसी, न्यूरॉन, ऑस्टिच, मैंने कुछ सेल को लिया है और उसका कुछ साइज बताया है। तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ है 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर है। पीपीएलओ का साइज़ तो देखा ही था हमने, 0.15 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर। और वायरस का जो है वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। और यूकार्योटिक सेल का जो होता है जनरली 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है। द स्मॉलेस्ट सेल, वो अगर जब बात होगी तो वो होगा माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा होगा ये। तो अब मेरा क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ पे और भी साइज़ दिया हुआ है 0.15 से लेकर 0.3 तक, तो इसको भी हम ले सकते थे, क्योंकि पीपीएलओ जो है इससे छोटा है। माइकोप्लाज्मा का रेंज शुरू होता है 0.2 से, जबकि पीपीएलओ का जो रेंज होता है स्टार्ट वो 0.15 से होता है। बट हम देख रहे हैं मैक्सिमम क्या है, माइकोप्लाज्मा भी 0.3 हो सकता है, और पीपीएलओ जो हमारा है वो भी मैक्सिमम 0.3 हो सकता है। तो हम यहाँ पे और भी देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो स्मॉलेस्ट सेल होगा वो माइकोप्लाज्मा को ही लिया गया है। तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और सबसे बिग जो सेल होगा वो होगा ऑस्ट्रिच का। ये हमारा बर्ड जो है ऑस्ट्रिच बर्ड, उसका जो एग होता है, वो जो एग है वो सेल है, वो सबसे बिगेस्ट सेल है। उसका जो लॉन्ग होगा, वो लेंथ में जो लॉन्ग होगा वो होगा 15 सेंटीमीटर, और उस सेल का जो विड्थ होता है वाइड, वो 13 सेंटीमीटर होता है। कुछ हम इसमें वायरस के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। और वायरस क्या होता है, वायरस एक्चुअल में सेल नहीं होता है। इसको कहा गया है वायरस इज नॉट सेल एट ऑल, इट इज़ अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वायरस जो है ना ही लिविंग है, ना ही ये नॉन लिविंग में आता है, ये ना लिविंग है ये। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में इसको हम रखते हैं वायरस को। तो मतलब ये है कि वायरस जो है लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, ये बिटवीन है उसके। और इसी कारण से जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तो एक्टिव हो जाता है, और इसको पैरासाइट के क्लासिफिकेशन में भी रखा गया है कि जब ये किसी होस्ट सेल से मिलता है, लिविंग होस्ट सेल से, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो वायरस के बारे में हम समझ चुके हैं कि ये सेल नहीं है, ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे सेल जो पढ़ रहे हैं, प्रोकार्योटिक सेल हमारा टॉपिक है। उस प्रोकार्योटिक सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनल्स होगा या उसके क्या क्या पार्ट्स होंगे प्रोकार्योटिक के, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हेडिंग हमारा है ऑर्गेनल्स पार्ट्स ऑफ प्रोकार्योटिक। ऑर्गेनल्स पार्ट्स ऑफ प्रोकार्योटिक, या तो इसको ऑर्गेनल्स कहिए या इसको पार्ट्स कहिए। तो मेनली कौन कौन सा पार्ट होता है, न्यूक्लाइड होता है, राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोरस, सेल एनवेलप, फ्लैजेलम, मीजोजोम्स, इंक्लूजन बॉडी। ये जो हमारा है 7, ये इसके पार्ट्स ऑफ प्रोकार्योटिक सेल कहलाएंगे, या इसको हम ऑर्गेनल्स भी कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में। ऑर्गेनल्स या
पार्ट्स ऑफ प्रोकार्योटिक। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है और बहुत सारा बात यहाँ लिखा हुआ है, वो सब बातें को हम समझेंगे एक एक करके। मैंने यहाँ पे एक शेप लिया है, कॉकस शेप। कॉकस शेप का मतलब होता है, यह भी शेप का नाम है, जैसे बैसिलस नाम है इसी तरह से इसका भी नाम है कॉकस। कॉकस का मतलब हुआ एस्फेरिकल टाइप शेप। तो मैंने अभी यहाँ पे समझाने के लिए, प्रोकार्योटिक सेल को समझाने के लिए मैंने एस्फेरिकल टाइप का लिया है शेप, जिसको हम कॉकस भी कहेंगे। कॉकस का मतलब सिंगल स्फेयर में अगर रहे तो उसको हम कॉकस कहते हैं। तो यहाँ कॉकस में मैं इसके पार्ट्स को समझाने के लिए डायग्राम में जो है नेमिंग किया है, वो देखिए एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बीच में ये जो है हमारा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है ये न्यूक्लियोइड रीजन है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि प्रोकार्योटिक जो सेल है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को नहीं रखता है। तो जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। चूँकि उस रीजन में है तो इसे न्यूक्लियोइड रीजन को कहा गया है। और इस न्यूक्लियोइड रीजन में क्या खास बात है कि इसमें डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक। जिस डीएनए का मतलब हुआ जेनेटिक मटेरियल। तो हर सेल में एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो न्यूक्लियस अपने पास रखता है। तो यहाँ डीएनए जो है या इसको आप जेनेटिक मटेरियल कहिए, ये हमारा न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है। तो मैंने सबसे पहले प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ पे पाया जाता है। तो ये सेंटर ऑफ सेल में पाया जाता है ये। और फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमारा है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का मतलब हुआ लिक्विड। इसमें जो सेल में जितना भी लिक्विड्स जो भी डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये सब साइटोप्लाज्म है। ये लिक्विड्स फॉर्म में होता है और इसको हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसमें लिक्विड ज़्यादातर मात्रा में इसमें वाटर होता है। और केमिकल प्रोसेस जो भी इसके अंदर होता है सेल के अंदर, उसमें साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा ये हेल्प करता है। ये साइटोप्लाज्म, इसका कंट्रीब्यूशन है साइटोप्लाज्म का। और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड हमारा है पूरा न्यूक्लियोइड कुछ नहीं जो भी देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ, साइटोप्लाज्म हमारा है जो लिक्विड से भरा हुआ है। इसको हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है सेल का मोस्ट ऑफ द पार्ट साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर सारा काम, सारा ऑर्गेनल्स जो है एक्टिविटी करता है। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो साइटोप्लाज्म का रोल समझ में आ गया। ये लिक्विड है और सेल जो है साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड फॉर्म में है सेल के अंदर, और उसके अंदर ऑर्गेनल्स जो है फ्लोट करता है। तो सारे ऑर्गेनल्स को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। राइबोसोम, इसमें एक ऑर्गेनल का नाम आ गया राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है? ये विच हेल्प्स अ केमिकल चेंज टू हैपन मोर क्विकली विदाउट बीइंग चेंज्ड इटसेल्फ। राइबोसोम जो है आपका खुद चेंज नहीं होता है, लेकिन ये केमिकल चेंज करने में जो है उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो राइबोसोम केमिकल चेंज करेगा तो ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम जो है हमारा प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम का क्या काम हो गया? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना प्रोकार्योटिक सेल में, ये हमारा राइबोसोम का काम हो गया। फिर एक हमारा ऑर्गेनल्स है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स में क्या काम, इसका क्या काम है इससे में देखते हैं। तो मीजोजोम्स को मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर शेप में यहाँ पे इसको डिनोट किया है। ये मीजोजोम जो है और भी जगह पे होगा। इस मीजोजोम को सिर्फ समझाने के लिए मैंने बस दो ही यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए लिया है। तो मीजोजोम का मेन 3 फंक्शन है, वो फंक्शन देखिए एक एक करके। ये जो मीजोजोम है सेल के सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है और डीएनए को रिप्लिकेशन में काम आता है ये। फिर सेक्रेशन ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स, मतलब ग्लाइकोकैलेक्स बनाने में ये सीक्रेट इनकी हेल्प करता है, सेक्रेट करता है ये। और डीएनए का ये रिप्लिकेट करने का मतलब ये हुआ कि नया डीएनए जो है ये बनाता है, उसकी कॉपी करता है ये। और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि सेल जो अगर रेस्पिरेशन करेगा तो वो
कैसे करेगा, तो उसमें वो जो रेस्पिरेशन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को लेना, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन ये जो आपका जो रेस्पिरेशन का काम कर रहा है सेल, तो इससे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेल का जो रेस्पिरेशन कराता है वो मीजोजोम्स कराता है। तो मीजोजोम्स जो हमारा है एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है, क्योंकि हम आगे जब देखेंगे कि यूकारियोटिक सेल में भी रेस्पिरेशन होता है और उस रेस्पिरेशन के बाद सेल को एनर्जी मिलता है। तो वो जो एनर्जी मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है यूकारियोटिक सेल में, वहाँ देखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं उसमें लैक ऑफ ऑर्गेनल्स कह सकते हैं। प्रोकार्योटिक में कौन कौन सा ऑर्गेनल इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्गी एपरेटस नहीं होता है इसमें, और लाइजोजोम्स नहीं होता है, वैक्यूल्स नहीं होता है। ये सब ऑर्गेनल्स जो है प्रोकार्योटिक में एब्सेंट होते हैं। और हम जान रहे हैं कि इसमें जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होंगे, मतलब किसी भी प्रोकार्योटिक के किसी भी ऑर्गेनल्स में कोई भी घिराव नहीं रहेगा, एक बाउंड्री नहीं होगा। तो ये जो है विदाउट बाउंड्री का जो भी इसमें ऑर्गेनल्स होगा वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा। इसका यही सेंस हुआ कि इसके ऑर्गेनल्स जो होंगे वो बाउंड्री नहीं होंगे, कोई भी ऑर्गेनल्स, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन हो, पीली हो, सेल जो भी है इसमें मीजोजोम्स हो या सेल वाल है, जो भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। तो चूंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो मीजोजोम जो है रेस्पिरेशन का काम करके एनर्जी जो है क्रिएट करता है सेल के लिए। अब हमारा नेक्स्ट है, इसके और भी कुछ टर्म्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स को कहेंगे हम। तो अभी हमने देखा साइटोप्लाज्म देख लिया, राइबोसोम देखा, मीजोजोम देख लिया, जेनेटिक मटेरियल्स, न्यूक्लियोइड रीजन क्या कहाँ होता है वो भी देखा। और जो मैंने मीजोजोम का जो थर्ड बातें मैंने बताया, ग्लाइकोकैलेक्स जो हमारा है ये क्या है और कहाँ पाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए ये जो सेल का स्ट्रक्चर मैंने लिया है एस्फेरिकल टाइप का, जिसको कॉकस कहेंगे, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा जो हमारा जो ये देख रहे हैं बाउंड्री, ये हमारा सेल एनवेलप है। इसको हम सेल एनवेलप कहेंगे कि मतलब ये एनवेलप से पूरा घिरा हुआ है। इसमें ये सब हमारा साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड आप देख रहे हैं क्या है, सब हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के जो बाद जो लेयर आ रहा है, एक लेयर है, दो लेयर है, तीसरा लेयर है, मतलब हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है 3 लेयर्स को। आप यहाँ पे फिर से गौर कर सकते हैं, एक लेयर स्टार्टिंग हमारा ये है, दूसरा लेयर हमारा बीच में डॉट डॉट दिखा रहा है, और तीसरा लेयर हमारा ये है। तो ये जो मेरा फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म के जस्ट बाद जो लेयर होगा वो हमारा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और जो सेकेंड लेयर हमारा होगा उसको हम लोग सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सेल वाल कहते हैं। तो मतलब सेकेंड लेयर हमारा क्या हो गया, सेल वाल हो गया। और ये सेल वाल प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो पेप्टिडोग्लाइकेंस से बना होता है हमारा सेल वाल प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। जबकि प्लांट सेल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सेल वाल जो बना होता है प्लांट सेल में, वो बना होता है सेल्यूलोज का। और हम जानते हैं कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो सेल वाल हमने देखा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। वो जब हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ मिला कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, सेल वाल होता है प्लांट सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो और इसको बैक्टीरिया सेल भी कहते हैं। तो इसमें एक क्लासिफिकेशन ये हुआ कि बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, ये लर्न कर लीजिएगा। और प्लांट सेल में जो सेल वाल बना होता है वो होता है सेल्यूलोज का बना होता है।
फिर आता है, मैंने 3 लेयर की बात की थी, तो फर्स्ट लेयर तो आप समझ लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके जस्ट सेकंड लेयर को हम लोग सेल वॉल कहेंगे, और थर्ड लेयर को हम लोग कहेंगे कैप्सूल। कैप्सूल का दूसरा नाम है ग्लाइकोकैलेक्स भी नाम है, कैप्सूल को हम ग्लाइकोकैलेक्स भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, कैप्सूल का क्या रोल है कि ये हमारा होस्ट फैक्टर से प्रोटेक्ट करता है। होस्ट फैक्टर का मतलब ये हुआ कि बाहर का जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से हमें ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हमें का मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल को ये प्रोटेक्ट करता है कैप्सूल हमारा। तो 3 लेयर का नाम आपने समझ लिया। और ग्लाइकोकैलेक्स को बनाने में कौन हेल्प करता है, मीजोजोम्स, क्योंकि मीजोजोम का हमने 3 काम देखा था। एक रेस्पिरेशन करने का, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, मतलब कि एनर्जी कैसे क्रिएट होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। तो जो भी ये भोजन लेता है, इनगल्फ करता है, उसमें ये जो है आपका मीजोजोम रेस्पिरेशन करके उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी को क्रिएट करता है। दूसरा हमने देखा कि डीएनए को ये बनाता है, डीएनए का कॉपी करके ये डीएनए फिर फॉर्म करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। थर्ड हमने देखा था ग्लाइकोकैलेक्स जो है सीक्रेट करता है मीजोजोम। तो मीजोजोम का 3 काम हो गया है। तो ग्लाइकोकैलेक्स एक्चुअल में क्या है, थर्ड लेयर ऑफ सेल है, जिसको हम कैप्सूल भी कहते हैं, अब हमारा नेक्स्ट इसमें है, हम देखेंगे कि इसमें जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट हम देखेंगे कि मूवमेंट कैसे होता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसको बैक्टीरियल सेल भी कहेंगे हम, वो इस्तेमाल करता है फ्लैजेलम का। फ्लैजेलम जो है इस तरह का जो है शेप है, इसका काम है स्विम करना। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम सेल ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में फ्लैजेलम नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, सबके लास्ट में मैंने जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिया है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा हेयर लाइक, ये हमारा सीलिया है। तो सीलिया का काम है वही लोकोमोशन करना, फीडिंग करना और सर्कुलेशन करना। फीडिंग का मतलब वही जो भोजन लेगा वो इनगल्फ करेगा। तो फ्लैजेला का काम भी लोकोमोशन है, फ्लैजेलम का। और फ्लैजेलम के एब्सेंट में हमारा सीलिया जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये भी जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है करके मोशन में सेल को ला देता है। तो सीलिया का लेकिन काम कुछ और बढ़ गया है कि सीलिया हमारा जो है लोकोमोशन के साथ साथ फीडिंग भी करवाता है, भोजन भी करवाता है सेल को, और सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। हमने यहाँ पे दिया है सीलिया का डिज़ाइन में छोटा छोटा जो डॉट है, ये सीलिया है हमारा है, इसको लर्न कर लेंगे। फिर मैंने इस्तेमाल किया है पीली का। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा है फिम्ब्री, ये हमारा है फिम्ब्री, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फिम्ब्री, FIMBRI। फिम्ब्री का मतलब हुआ कि सेल को ये हेल्प करता है अटैचिंग विथ रॉक एंड होस्ट टिश्यूज़। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम सुनते हैं कि बैक्टीरिया जो है इसमें पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, बैक्टीरिया एवरीवेयर फाउंड होता है। तो बैक्टीरिया जब फाउंड होता है तो वो उस होस्ट प्लेस को, चाहे वो रॉक हो, चाहे होस्ट टिश्यूज़ हो, होस्ट टिश्यूज़ में हम एनिमल सेल भी आ जाएगा या प्लांट सेल का भी आ सकता है, तो वो उससे अटैच कैसे होगा, कैसे समझेंगे यहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया अफेक्टेड थिंग्स है। तो बैक्टीरिया जो है अफेक्ट करने के लिए अपने आप को वो फिम्ब्रिये के फिम्ब्रिये, ये जो हमारा फिम्ब्रिये है, इसके हेल्प से वो उस होस्ट टिश्यू से अटैच होता है, जुड़ जाता है। तो फिम्ब्रिये जो है अटैचमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, ये पार्ट है इसका फिम्ब्री जो हमारा है वो क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है हमारा कि बैक्टीरिया का कलर क्या क्या होता है। तो इस पर हम लोग देख लें कि बैक्टीरिया का कलर जो होता है उसका रीज़न है क्रोमेटोफोरस। क्रोमेटोफोरस जो है इसके कारण से ही इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, और जब क्रोमेटोफोरस के कारण से इसमें फोटोसिंथेसिस होता है किसी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के सेल में, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसमें ग्रीन कलर का ये होता है। तो फोटोसिंथेसिस के नाम से लग रहा है
कि ये जो है ऑक्सीजन लेता होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, इसका जो भी प्लांट्स में काम होता है फोटोसिंथेसिस का, ये काम वो भी करता है, बैक्टीरिया भी हमारा। तो क्रोमेटोफोरस जो है हमारा एक्चुअल में क्या है, कलर को प्रोड्यूस करता है। और इसके कलर क्या होते हैं, ग्रीन। इसलिए ग्रीन होते हैं क्योंकि इस बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। और जिस बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसको कहते हैं हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसका कलर जो है पर्पल कलर का होता है। तो फोटोसिंथेसिस करने के कारण से ये ग्रीन कलर हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण से इसका कलर हो गया पर्पल कलर। तो ये सब हमारा जो है इसका प्राइमरी हम लोग स्टडी किए हैं, और हम समझ रहे हैं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा, और आप समझ सकते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं और क्या क्या इसका फंक्शन है। इसको आप लर्न कर लेंगे। थैंक यू।